सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश राजस्थान निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग का आयोग का किया गया गठन। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह बने अध्यक्ष। ट्रिपल टी परीक्षण के बाद दिया जाएगा आरक्षण, उसके बाद होंगे निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में राजस्व संग्रह पर जताया संतोष। कहा किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एग्री मॉल का किया जाएगा निर्माण। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बलरामपुर और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमरोहा में जनता से किया संवाद। कार्यकर्ताओं को दी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। और गोरखपुर में भूमाफिया जवाहर यादव के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 158 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति की गई चिन्हित। और अब खबरें विस्तार से। इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ के नगर निकाय चुनाव पर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के निर्णय देने के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ गया था। सरकार ने पहले दिन ही अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा था कि हम बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए नगर निकाय चुनाव नहीं कराएंगे, भले ही इसके लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े। ट्रिपल टी के परीक्षण के बाद चुनाव कराने के लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष नामित किए गए हैं। वहीं सेवानिवृत्त आईएएस चोप सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त आईएएस महेंद्र कुमार, भूतपूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य नामित किया गया है। आयोग एवं अध्यक्षों की नियुक्ति 6 माह के लिए की गई है, जहां प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने यह अधिसूचना निर्गत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद की UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल पहुंचकर मां का हालचाल जाना, जहां अस्पताल का प्रशासन का कहना है कि हीराबेन का स्वास्थ्य स्थिर है। जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल परिसर में स्थित UN मेहता अस्पताल में हीराबेन को बुधवार सुबह ही लाया गया था, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के संचालक मंडल की 166वीं बैठक की। इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा किसानों के हित का ध्यान रखते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। मंडी शुल्क को न्यूनतम करने के बाद भी राजस्व संग्रह में मंडियों का अच्छा योगदान है, जहां चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से नवंबर तक 972 करोड़ रुपए से अधिक की आय मंडी परिषद को हुई है। हमें इस वित्तीय वर्ष 1500 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, उत्पाद की ब्रांडिंग हो, सही बाजार मिले, इसके लिए राजधानी लखनऊ में एग्री मॉल स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि विपणन राज्य मंत्री दिनेश प्रताप शाही सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, निदेशक मंडी परिषद अंजनी कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने G20 के आयोजन के संबंध में कल उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने G20 के आयोजन को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि आयोजन को लेकर स्वागत की पूरी तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम ब्रांड यूपी को दुनिया में परिचय कराने का शानदार मंच है। हमें इस वैश्विक समारोह का अधिकाधिक लाभ लेना चाहिए। ये आयोजन स्वच्छता, सुंदरता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का मानक हो, इसके लिए एक टीम के रूप में सभी को प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि इसमें स्कूली बच्चों के अलावा आम जन भागीदारी भी होनी चाहिए। स्वागत की तैयारी और सुव्यवस्था
पूरे उसको लेकर कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति न आने पाए जिस पर लोगों को टिप्पणी करने का अवसर मिले। तो सब बुनियादी ढांचे के बारे में सड़कों पर कहीं गड्ढे नहीं दिखने चाहिए, धूल नहीं दिखनी चाहिए और कहीं भी अव्यवस्था या गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। सांस्कृतिक दल उनके लिए जो एक लक्ष्मण रेखा रहेगी वो उसी के दायरे में रहेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बार लोग जब कोई काफिला गुजरता है तो उसके बीच में आने का प्रयास करते हैं और सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए भी सभी जगह अलर्ट रहेंगे। कोई भी इस प्रकार के तत्व उसमें न घुसने पाए कि जो अनावश्यक डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करेंगे उनकी आग न कर सके। और सांस्कृतिक दल के लिए स्पेस हम लोग तय कर लें। दूसरा, कलाकार तो रहेंगे ही, स्कूली बच्चों के अलावा आम जन की भी भागीदारी इसके साथ जोड़ने और पुष्प वर्षा के माध्यम से स्वागत की तैयारी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि हायर एजुकेशन से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों की इसमें सहभागिता होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि भारत की अध्यक्षता वाले G20 के 1 वर्ष की अवधि में यूपी के वाराणसी, लखनऊ, आगरा और ग्रेटर नोएडा में अलग अलग कार्यक्रम होने प्रस्तावित हैं। इन जनपदों में अतिथि देवो भव की भारतीय भावना के अनुरूप आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी की जाए। साथ ही साथ 4 जनपदों के अलावा भी बाकी जनपदों में भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा कि अब हमारे तैयारी के लिए समय कम है, इसलिए शीघ्र ही सारी व्यवस्थाओं को तैयार किए जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि G20 के लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। स्कूल कॉलेजेस के बारे में पहले से बात हुई है। उनमें हायर एजुकेशन को सभी प्रदेश के कम से कम जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वह गवर्नमेंट के हों, हायर एजुकेशन के हों, टेक्निकल एजुकेशन के हों, एग्रीकल्चर के हों या फिर औद्योगिक विकास के हों या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, इन सबको भी इसके साथ जोड़ें। लखनऊ में शहीद पथ की रेलिंग ये जगह जगह खराब हो रखी है। NHAI के साथ बातचीत करते हुए रेलिंग को हम मरम्मत करवा लें या उसको ठीक कर लें और वहां पे जो सुंदरीकरण की कार्रवाई होगी, लोगो G20 का लोगो हर एक आइटम पर दिखे। हमारे जो भी इससे संबंधित पत्राचार होते हैं उसमें G20 के लोगो भी दिखना चाहिए। हम जो गिफ्ट दें उसमें G20 का लोगो दिखना चाहिए। हम हर एक उसके साथ G20 के लोगों को भी जोड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। पूरे प्रशासन को और पुलिस को और सभी अन्य संबंधित विभागों को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मुझे विश्वास है कि आज जिन विषयों पे चर्चा हुई है उसको इससे भी बेहतरीन तरीके से आप लोग इन सभी 4 सिटीज के अलावा अन्य जगहों पर भी उसी रूप में प्रस्तुत करेंगे। ऐसा नहीं कि हम केवल वैल्यू और उसके आसपास का ही करेंगे और अगर वो यहाँ से अयोध्या गए तो अयोध्या में उनको कुछ दूसरा दृश्य देखने को मिल रहा है। पूरी सिटी, पूरे प्रदेश को उसके लिए अपने आप को तैयार करना। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल बलरामपुर में बरदोलिया में पन्ना प्रमुखों से मुलाकात की। उन्होंने पन्ना प्रमुखों से पार्टी के कार्यों में जी जान से जुटने के निर्देश दिए, जहां मुंडिला से में मतदाताओं से सीधा संवाद करते हुए सरकार की नीतियों और योजनाओं के बारे में आम लोगों से राय ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से देश में लगातार प्रगति हो रही है। विपक्षी पार्टियां इस विकास में व्यवधान डालने के लिए रोज कोई न कोई साजिश रचती हैं, जिसे हमें नाकाम करना है। पार्टी की नीतियों की जानकारी आम जन तक पहुंचे, ये कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। अब हम लोग सिर्फ अपने गांव तक ही सीमित पहुंचते हैं। महिलाओं की दृष्टि से खुले में शौच या शौचालय का महत्व समझते हैं, लेकिन 7 लाख बच्चे प्रति वर्ष खुले में शौच के कारण मक्खी वहां बैठती है। मक्खी बैठने के बाद बच्चे के पास जाती है, बच्चे के दूध पर बैठती है, बच्चे के खाने पर बैठती है, उसके बच्चे को डायरिया होता है तो प्रति वर्ष 7 लाख बच्चे मरते हैं।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल अमरोहा में कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। तोहापुर गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण पोटली भी वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां देश को जोड़ने के लिए हैं। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी भाषा भारत जोड़ने वाली नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सबके लिए काम किया है। कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सदा नफरत फैलाई है। तो ये भारत जोड़ने की यात्रा है या नफरत जोड़ने की? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में भी सदा समय समय पर इस प्रकार की प्रवास रहते हैं। हमारे मंत्री परिषद के साथी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में, भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के सरकारी कामकाज का भी जायजा लेते हैं। योजनाएं किस हद तक धरती पर उतरी हैं, कितनी मात्रा में उतरी हैं, उसका भी एक जायजा लिया जाता है। अभी इसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन के साथ बैठक होने वाली है। और उसके अतिरिक्त कल यहाँ पर एक छात्रों का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, यंग वोटर्स को लेकर के। तो एक सामान्यता एक क्रम के तहत इस सरकार में और इस संगठन में इस प्रकार की योजनाओं, इस प्रकार के प्रवास का एक क्रम रहता है, योजना रहती है, उसी के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश चूंकि मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन से चलने वाली सरकार है, जिस प्रकार यहाँ पर विकास बड़ी तेज गति से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको समझना, उसको देखना, उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में करना, उसके लिए भी हमारे लिए एक मौका। तो वहीं प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 7,724 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 50 करोड़ से अधिक सामुदायिक निवेश निधि हस्तांतरित की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का राज्य की आजीविका मिशन है, उसके माध्यम से आज समूह की बहनों को रिवॉल्विंग फंड के रूप में प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर में लगभग 53 करोड़ रुपए की राशि समूहों को देने का काम किया गया है। और समूह अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं का विकास हो रहा है, परिवार का विकास हो रहा है और रोजगार को लेकर के जो महिलाओं का उत्साह है वह निश्चित तौर से सराहनीय है। मैं सभी समूहों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और प्रयागराज के समूह और अच्छा काम करें, इसके लिए पूरा सहयोग करने का मैं सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया हूं। अभी हमारे प्रदेश में 7 लाख समूह हैं, हम 10 लाख नए समूहों को और बनाने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से एक स्वर में सभी बहनें बताती हैं कि पहले महिलाओं का समूह का हिस्सा बनना परिवार की अनुमति नहीं मिलती थी, लेकिन आज परिवार भी अनुमति दे रहा है, अब महिलाएं भी जुड़ना चाहती हैं। ये शुभ संकेत हैं। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत योग्य मार्गदर्शन का परिणाम है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो यूपी सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसका परिणाम है ये कि आज इस प्रकार से हम इस काम को आगे बढ़। प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भाषण प्रतियोगिता में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने अटल बिहारी जी के बारे में अपनी राय रखी। उप मुख्यमंत्री ने इन्हें संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग जब अटल बिहारी जी के बारे में राय रख रहे हैं, तब इसे विपक्ष के लोगों को भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि सरकार ने सभी के लिए कार्य किया है। तो जैसे आजकल कोई अपराध होता है तो सीसीटीवी में अपराध की गतिविधियां कैद हुई, ऐसा पर देखते ना न्यूज़ में,
लेकिन अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए अपराध किया तो वो पुलिस करेगी, लेकिन पार्टी का सीसीटीवी कैमरा हर कार्यकर्ता के पीछे लगा हुआ है। आगरा की बेटी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर भाषण प्रतियोगिता के लिए चुनी गई थी। आगरा में सेंट जॉन्स कॉलेज में बीबीए की पढ़ाई कर रही जागृति चौहान 25 वक्ताओं में शामिल थी। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा देश के लिए दिए गए योगदान, सर्व शिक्षा अभियान, युवाओं के लिए बनाए गए कार्यक्रमों और देश में भूखमरी से निजात दिलाने की उनकी नीतियों पर अपने विचार व्यक्त किए। स्कूल में कॉलेज स्तर पर भी जागृति चौहान कई वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं। इनका सपना है कि भविष्य में बड़े व्यवसाय की स्थापना करें और लोगों को रोजगार दे। इनके चयन से इनके घर के लोग भी प्रसन्न हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जागृति चौहान को, जो हमारे बीच डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश से मौजूद है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगी। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. The history of India is the evidence that this was Atal Bihari Vajpayee. A very good morning to respected dignitaries and my friends. This is Jagriti Chauhan, a proud NSS volunteer from the heartland of India, Uttar Pradesh. सबसे पहली बात तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनका योगदान, उनकी इतनी सारी बातें, उनका इतना बड़ा योगदान रहा, उनको 3 मिनट में डिफाइन करना, उनके बारे में 3 मिनट में बताना काफी कम रहा, बट लेकिन जितना अच्छा और जितना मैं बोल सकती थी मैंने उतना बोला। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो 3 बार प्रधानमंत्री जी के लिए चुने, 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए थे, उनका योगदान, उनका सर्व शिक्षा अभियान, जो उन्होंने सोचा था कि उनको शिक्षा का महत्व पता था, इसलिए उन्हें सर्व शिक्षा अभियान लाया। उनको पता था कि हाँ, यूथ ही है जो हमारे फ्यूचर में इंडिया को सुधार सकती है, इंडिया की बैकबोन यूथ ही है। मैं बहुत अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ। मेरी बेटी जागृति चौहान ने दिल्ली पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है, बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार पूरा खुश है, मेरा कॉलोनी के सारे वासी बहुत खुश हैं और सब अपने अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अपराधियों और माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे अभियान का असर गोरखपुर में भी देखने को मिला, जहां खोराबाड़ थाना क्षेत्र में भू माफिया एवं हत्या में आरोपी जवाहर यादव पर गोरखपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 158 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। लगभग 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित भी किया गया है। ये गोरखपुर पुलिस की किसी भूमाफिया के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। गोरखपुर के एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जवाहर यादव बहुत बड़ा भूमाफिया है, जिसके ऊपर हत्या और जमीन कब्जा करने का कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। संपत्ति खरीदा गया है, उसी के तहत आज जब्तीकरण की कार्रवाई में जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में पिछले काफी महीनों से विभिन्न प्रकार के भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान छेड़कर कार्रवाई की जा रही है। उसी अनुक्रम में एक जमीनों की खरीद फरोख्त एवं कब्जे करना और उसी के अनुक्रम में हत्या करना, इस तरह के संगीन अपराध में एक व्यक्ति है जवाहर यादव खोराबार में, जिसके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुल 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसकी जब्तीकरण की जाएगी। अभी तक वर्तमान में 158 करोड़ की जब्ती की जा चुकी है। उन्नाव जनपद के हसनगंज तहसील के कुरूरा गांव में दुबई से लौटा युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये दुबई से वापस लौटा था और दोबारा जाते समय लखनऊ में कराई गई जांच में ये पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के 20 सदस्यों की कोविड जांच कर और प्रोटोकॉल के तहत उन्हें घर में ही आइसोलेट किया है। इसका सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग एहतियाती सारे कदम उठा रहा है और लोगों को कोविड से बचाव की दवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। ये 21 साल का एक लड़का है जिसका नाम विशाल कुमार है
ये इसको दुबई जाना था। दुबई जाने के इसने जाने के पहले अपना चेकअप कराया था, कोरोना चेकअप कराया था। एसिम्टोमेटिक ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है, तो उसमें ये पॉजिटिव आया है। और इसके परिवार में 4 लोगों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इनकी हो चुकी है और इसका सैंपल BF7 जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KG में भेजा। ये आज करौरा गांव में एक कोविड पेशेंट की जानकारी प्राप्त हुई है। उसी के संबंध में MOIC हसनगंज और मैं और जो लोकल स्थानीय पुलिस है वो यहाँ पे आई हुई है। पूरे जो लोकेलिटी है उसकी सैंपलिंग जो है वो कराई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे अभी बैरिकेडिंग का कार्य शुरू किया जाएगा, बैरिकेड कराया जाएगा। जो क्वारंटीन प्रोसीजर्स में 7 दिन की बैरिकेडिंग है और कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराते हुए सभी लोगों की यहाँ पे सैंपलिंग के साथ सभी को दवाई का वितरण और सभी लोगों को आगाह किया जाएगा कि कोरोना के जो भी नियम है उनका पालन करते हुए जो नियत 10 दिन का समय है उस 10 दिन के समय में सबसे दूरी बना के रखें। बढ़ती ठंड को देखते हुए बाराबंकी में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे असहाय और गरीब लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की है। इनको कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। रैन बसेरा में बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। रात्रि में सड़क मार्ग से जाने वाले लोगों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। शहर में अलाव भी जलाए जा रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायतों ने रैन बसेरे की जिम्मेदारी संभाल रखी है। जिले के आला अधिकारी इन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हम लोग जो पब्लिक स्थल हैं उस पर रैन बसेरों की व्यवस्था करें। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने जो बाराबंकी में जो रेलवे स्टेशन है और जो बस स्टैंड्स हैं ऐसे समस्त जितने भी हैं जो हमारे नगर निकाय क्षेत्र है उसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। ये जो भी व्यवस्था है यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है भैया। रजाई, गद्दा, कम्बल, सब कुछ, तकिया, कम्बल क्या बोलते हैं, सब बेड सब पड़ा हुआ है इसमें। बहुत बढ़िया व्यवस्था। जो अधिकारी आए थे भैया सब जाँच किए और जो कमी थी उसने पूरा किया। हम लेबर ही करते हैं साहब, ईंटा की गारा का काम करते हैं और लेबर हैं। ये बाराबंकी स्टेशन पे हैं हम और रैन बसेरा भी लगा है योगी जी का और बढ़िया सुविधा है फर्स्ट क्लास पढ़ने की और तकिया, गद्दा, रजाई और पलंग को सब कुछ है व्यवस्था। हापुड़ में पुलिस ने अवैध केमिकल से बनने वाली नकली शराब को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग केमिकल से बनी अवैध शराब को मिस इंडिया मार्का की पैकिंग करके मिल्क वैन से तीर्थ नगरी हरिद्वार ले जा रहे थे। पुलिस ने इन्हें धनोरा के पास पकड़ लिया, जिसमें 2 तस्कर कैलाश चंद्र और संजय को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मिल्क वैन से बड़ी मात्रा में अवैध शराब और उससे जुड़ी सामग्री पकड़ी गई है। योगी सरकार अवैध शराब पर सख्त है जिससे जनहानि को रोका जा सके। ये बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन अभियुक्तों के नाम कैलाश चंद और संजय है। इनके पास से शराब, अपमिश्रित शराब और अवैध शराब बनाने के उपकरण और भारी मात्रा में बरामद हुए हैं, जिनका विवरण मैं आपको दे रहा हूं। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात है कि ये एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल जो कि 5 जेरिकेन में बरामद हुआ है इनसे। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि नकली रैपर और नकली मार्का की शराब बनाकर इस एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल की मदद से उसको डाइल्यूट करके यूरिया मिला के अपमिश्रित शराब ये बनाते थे। कि यहाँ यूपी में सख्ती की वजह से ये कार्य ये ट्रांसपोर्टेशन करके उत्तराखंड में करते थे। तो हालांकि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल ये इनसे बातचीत के क्रम में ये चीज नहीं है। देखिए, शराब उत्तराखंड में ले जाके और वहां बना के बेचने की बात आई है। कुछ इनके पास बनी हुई शराब भी बरामद हुई है, जिसको इन्होंने बताया है कि ये बनी हुई रखी थी इनके पास काफी लंबे समय से, क्योंकि ये यहाँ सख्ती चल रही है, इसको रियलाइज नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन करके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में लगातार सर्दी का सितम जारी है। हालांकि दिल्ली में कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन इस दौरान कई राज्यों में घना कोहरा भी छाया रहा। अगले 1-2 दिन में शीतलहर से कुछ राहत तो मिल सकती है और कोहरे में भी कुछ कमी आ सकती है, लेकिन नए साल का आगाज एक बार फिर से शीतलहर से हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। इसका असर आम जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार न्यूनतम व अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को घरों में कैद कर रखा है।
दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बुधवार सुबह जल्द धूप निकलने के कारण थोड़ी राहत देखने को मिली। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में तापमान के 2 से 4 डिग्री तक बढ़ने का अनुमान जताया है। पश्चिम से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में गलन और ठिठुरन बढ़ा दी है। लखनऊ में ठंड ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहीं गोरखपुर में दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बीच रात और सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया। सीतापुर के रेउसा थाना क्षेत्र में कल देर रात एक सड़क हादसे में 24 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 7 की हालत नाजुक है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रेउसा कस्बे के रहने वाले कुछ परिवार छत्तीसगढ़ में मजदूरी करते थे। कल देर रात ये सभी 70 मजदूर अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ जा रहे थे। तभी कोहरे के चलते रेउसा तंबोर मार्ग पर इटोरी के पास बस पलट गई और सड़क किनारे खाई में चली गई, जिसके कारण 24 मजदूर घायल हो गए। और अंत में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज सिंह बने अध्यक्ष। ट्रिपल टी परीक्षण के बाद दिया जाएगा आरक्षण, उसके बाद होंगे निकाय चुनाव। मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की बैठक में राजस्व संग्रह पर जताया संतोष का। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में एग्री मॉल का किया जाएगा निर्माण। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बलरामपुर और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमरोहा में जनता से किया संवाद। कार्यकर्ताओं को दी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। और गोरखपुर में भूमाफिया जवाहर यादव के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 158 करोड़ की संपत्ति की गई जब्त। 400 करोड़ से अधिक की संपत्ति की गई चिन्हित। समाचारों में साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।